कि हम कागजों में जज साहबान को हाजिर देखते हैं, प्रैक्टिकली वो हाजिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस काफी जगहों पे जज साहबान की नहीं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से पता चलेगा कि इजलास में नहीं निकल रहे हैं, वकील साहब डर डर के उनको बोल रहे हैं। देखिए वकील, ये जनरली मैं आपको बोलूंगा बाय एंड लार्ज ये जो प्रैक्टिस है आउटस्कर्ट कोर्ट्स में ज्यादा है, जहां पे हाई कोर्ट की नजर डायरेक्टली ज्यादा नहीं, मतलब कॉर्नर जो पेरिफेरीज में कोर्ट्स हैं। देखिए आज लीज लाइन हर कोर्ट में है, कैमरास थ्रू आउट प्रीमाइसेस लगे हुए हैं। अब मुझे बताइए कोर्ट रूम्स में कैमरास, तो बाय एंड लार्ज जब तक कैमरास इंस्टॉल होंगे, जब तक हमारे कोर्ट्स उतने मॉडर्न हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट वुड इम्प्रूव। लेकिन जो ही मतलब हवा बदलेगी, गवर्नमेंट बदल सकती है, बाकी चीजें, उस वजह से जुडिशरी में भी लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन डेवलप होगी और ये जो शिकायतें हैं शायद इन द लॉन्गर रन नहीं रहेंगी, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि जुडिशरी में जज साहब के रूम में इजलास में एक कैमरा लगना चाहिए, ताकि हमें पता चले हमें पता चले जज साहब टाइम पे आए हैं या नहीं आए हैं, या जज साहब ने कौन से रिमार्क्स दिए हैं या कौन से रिमार्क्स पास किए हैं। एक साहिब का केस रहा कोर्ट में, तो जस्टिस उनको मिली, केस उनके हक में हो गया, तो वहां पे हायर कोर्ट में अपील हुई, दूसरे ने जो डिपेंडेंट था उसने हायर कोर्ट में अपील की, तो वहां डिपेंडेंट के जो इसके खिलाफ लड़ने वाला था उसके फेवर में फैसला हुआ है। यहाँ तो अपीलेंट के हक में फैसला हुआ, वहाँ मुखालिफ के हक में फैसला हुआ। तो इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? क्या यहाँ पे जज साहब की गलती थी या वहां पे जज साहब की गलती थी? अगर इन दोनों की गलतियां थी तो बीच में जो क्लाइंट मारा गया, जो इसका टाइम बर्बाद हो गया, जो इसका फ्यूचर खत्म हो गया, वो किस पे? लॉयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट वी हैव टू टेक जजेस आउट ऑफ देयर चेंबर्स। अगर डिक्टेशन वगैरह भी देने हैं, मुझे लगता है ये इजलास में भी बार मामा के साथ तलक कमाई हो जाए, पूरा इनके साथ कभी ऊंची बात नहीं करना मामा के साथ। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि आज भी मतलब कि जब कभी हो जाए किसी चीज को लेकर, मैं वही करता हूँ। उन्होंने वो एक चीज मुझे बोली कि मामा के साथ कभी जो मेरे वालिद साहब ने 4 साल और 10 दिन निकाले, वो उन डॉक्टर की क्रिमिनल साइड में जो वकालत है उनकी, वो उनकी एज थी, बहुत अच्छी वकालत करते थे, क्योंकि वो उन्हें क्रिमिनल साइड में ही ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, एज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर हुए थे। तो बाय एंड लार्ज मैंने देखा कि देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जहां पर उन्हें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जिनको सदियां लग जाती है चलते हुए, उन्होंने वो चुटकियों में रिजॉल्व कर लिया। लेकिन मेरी कुर्सी, जो मेरी कुर्सी थी, उस पर नहीं बैठे। मेरे वालिद साहब हैं, मेरे से बड़े हैं, रिटायर होके आए, लेकिन मेरी जहां कुर्सी होती थी, जो मेरे जूनियर्स अलग बैठते थे, मेरी कुर्सी पे नहीं बैठे। बोल रहे हैं मुझे कि मैं आपका जूनियर हूं, मैं आपकी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। तो मिल्टन सी के हालात ही थे उस टाइम। तो हम वी डिडंट एक्सपेक्ट, मैं तो खैर शायद 3rd या 4th क्लास में पढ़ता था, तो बट वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि हमारे वालिद साहब मतलब जिंदा वापस आएंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल है एडवोकेट मोहम्मद आजम पंडित, जो मरहूम मुश्ताक अहमद पंडित साहब के फर्जंद है, जो सोपोर के एक नामवर वकील रहे हैं और एक नामवर कानूनदान डिस्ट्रिक्ट बारामूला के रहे हैं। मुश्ताक साहब बहसीयत पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटायर हुए हैं और चंद साल पहले वफात पाई है। मुश्ताक साहब समाजी कारकुन भी थे, अला पाया वकील भी थे। उन्होंने समाज में बड़े नुमाया काम किए हैं। चलिए आज जानते हैं उनके फर्जंद जनाब मोहम्मद आजम पंडित साहब से, जो एडवोकेट है। मरहूम की जो जिंदगी रही है, उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है, तालीम कहाँ पे उन्होंने पाई है, ज़िंदगी के जो अवराक है, जो सफ़र है, जो हालात है, वो किस तरह से उन्होंने निभाए हैं, और वकालत के साथ साथ उनके आखिरी लम्हात कैसे रहे हैं। जनाब मोहम्मद आजम पंडित साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मरहूम मुश्ताक अहमद पंडित, जो आपके वालिद साहब रहे हैं, उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है?
जी, जो मेरे वालिद साहब मुश्ताक साहब हैं वो सोपोर में ही पैदा हुए थे, तो उसके बाद उन्हें स्कूलिंग भी यहीं सोपोर से ही हासिल की। तो स्कूलिंग नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में हमने पढ़ाई करी है। वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने जो प्राइमरी कंप्लीट करने के बाद, सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद एलएलबी की तरफ उन्हें रुजू किया। एलएलबी एग्ज़ाम पढ़ाई करने के बाद ही 2 साल बाद उनका, जो 2 साल उन्होंने वकालत करी, तो 2 साल वकालत करने के बाद ही उनका प्रोसिक्यूशन में सिलेक्शन हो गया बतौर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। तो जो ही उनकी पहली प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी, उनकी फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग लद्दाख हुई थी। जिन्होंने लद्दाख एक 1983 की बात थी, 82 में इनका सिलेक्शन हुआ था, फिर 83 में फर्स्ट पोस्टिंग थी इनकी। बहुत सख्त जगह थी, वहाँ पे कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं थी, तो उनने वहाँ पे 1.5 साल 2 साल तक अपना ट्रेनिंग किया। तो उसके बाद वो वापस आ गए वहाँ से, टंगमर्ग में पोस्टिंग हुई। उसके बाद श्रीनगर, कुपवारा, बारामूला, जैसे कि गवर्नमेंट मुलाजिम का करियर होता है, उसी हिसाब से उन्होंने अलग अलग तरह से हर जगह पे अपनी पोस्टिंग दी। अल्टीमेटली ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इन द ईयर 2013, जो कि हाईएस्ट पोस्ट प्रोसिक्यूशन की है स्टेट में। 2013 में की रिटायरमेंट हो गई एज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। फिर उसके बाद उन्होंने वकालत स्टार्ट करी, तब तक जब तक कि वो सेहत से फिर बीमार हो गए। तो उनको, ऑल्दो कि उनमें कैपेसिटी थी, वो भी कर सकते थे बाकी चीज़ें, लेकिन जो अनटाइमली डिजीज उनको डायग्नोज हुई, तो उस वजह से उनको वकालत से थोड़ा रुकना पड़ा बाकी चीज़ें। तो फिर अल्टीमेटली अभी जनवरी 2025 में वो वफात पा गए। आजम साहब, वकील साहब की पैदाइश सोपोर में हुई, तालीम उन्होंने सोपोर में पाई, फिर एलएलबी उन्होंने कहाँ पे की? कश्मीर यूनिवर्सिटी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में की। इस दौरान अगर ये कहें कि जो पढ़ने और पढ़ाने के हालात थे वो मेरे ख्याल से मुवाफिक थे। यहाँ पे बिल्कुल एक समाजी हालात ठीक नहीं थे, सियासी हालात भी ठीक नहीं थे, और इक्तिसादी हालात जो यहाँ पे लोगों की थी जी, वो भी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कैसे मैनेज किया? जितना मैं अपने वालिद साहब को जानता हूँ, मैं हमेशा जब भी एक छोटे बच्चे की तरह मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो एक लेफ्टी थे, वो बाएं हाथ से काम करते थे। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं अक्सर देखता था ये अपने बाएं हाथ से कैसे लिखते हैं, और मतलब खेलते भी बाएं हाथ से थे। तो वो एक चीज जो जिससे मैं सबसे पहले एज बच्चा अट्रैक्ट हुआ उनकी तरफ, वो बाएं हाथ से कर रहे हैं, तो मैं राइट हैंड से कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा। तो जब वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था मेरा उनकी तरफ, जब यूथी में जोन पे हो, तो अल्टीमेटली वंस आई सॉ हिम एज अ पर्सन, मुझे उन जैसा डिसिप्लिन पर्सन जिंदगी में कभी नहीं देखा। ही हैड वन टाइम ऑफ स्लीपिंग, एक ही टाइम सोते थे हमेशा, हर दिन एक ही टाइम जागते थे, और वही रूटीन उनका। सुबह जाग के पहले फजर की नमाज, उसके बाद कुरान खानी के बाद आधा एक घंटा फाइल पढ़ना, फाइल पढ़ने के बाद पहले से ही तैयारी करना, टाइम पे निकलना, और शार्प 10 बजे वो कोर्ट में होते थे, या 10 बजे वो श्रीनगर पहुंचते थे ड्यूटी के लिए। तो उनका डिसिप्लिन पहले से ही बहुत बढ़िया था। रही बात कि उनके जो पहले स्टार्ट में कश्मीर के हालात थे, एक तो इकोनॉमिकली उतना डेवलप नहीं था, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन किसी तरह उन्हें पढ़ते रहे, और जो ही उनका इसकी तरफ इंटरेस्ट हो गया, और रास्ते उनके लिए खुद खुलते रहे। हालांकि जो वो प्रोसिक्यूटर थे 1994 में, वो ऑलमोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स वो किडनैप भी हुए थे। तो मिल्टन सी के हालात ही थे उस टाइम। तो वी डिडंट एक्सपेक्ट, मैं तो खैर शायद 3rd या 4th क्लास में पढ़ता था, तो बट वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि हमारे वालिद साहब मतलब जिंदा वापस आएंगे, ऐसा मसला या कुछ। फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि वो बिल्कुल जिंदा ही हमारे पास वापस आए। उसके बाद हमें भी उनने तरबियत करी, बाकी चीज़ें। तो उसके बाद हम भी अपनी लाइफ में कुछ उन्हीं की गाइडेंस और बाकी चीज़ों की वजह से हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की, उनकी गाइडेंस के हिसाब से। आजम साहब, उनके इस दौरान उनके जो ताल्लुकात थे वालिदीन के साथ कैसे रहे? मेरे दादाजी थे, वो मेरे ख्याल से, मैं शायद उस टाइम 6th क्लास में पढ़ता था, वो गुजर गए मेरे दादाजी जो थे।
तो लेकिन मुझे अभी तक याद है, जो मुझे फेंट मेमोरीज है अपने दादाजी की, मेरे वालिद साहब जब भी मतलब अपनी ड्यूटी करने के बाद आते थे, वो नमकीन चाय हमेशा मेरे दादाजी के पास बैठ के लेते थे। तो मैं हमेशा बच्चे की तरह खेल खाल के आगे दरवाजा खोल के देखता था, मैं इन दोनों को बैठा हुआ देखता था। मेरे दादाजी जनरली प्रेफर करते थे कि वो एक अलग कमरे में बैठे। तो जब अलग कमरे में बैठे होते थे तो तुम उनको थोड़ा ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा था, बाकी चीजें। तो मेरे जो वालिद साहब उनके साथ बैठ के चाय पीते थे, उनमें आपस में बात होती थी, बाकी चीजें। तो मुझे ये चीज लगा कि वो एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते थे, राज नियाज की बातें करते थे। तो वो बहुत अच्छा रहता था, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद जो मेरी दादी हैं, वो तो खैर अभी भी हयात है। तो अभी तक मैं आपको बोलूंगा, अपनी ड्यूटी करने के बाद जब भी उनको मौका में, अगर वो जल्दी आए, वो उनके पास जाते थे, क्योंकि वो मेरे छोटे चाचा के साथ रहती है मेरी दादी। और संडे का उनका पहला प्रोग्राम ये होता था, संडे सुबह जिस दिन होती थी, सुबह 9 बजे होगी, उन्हें ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी दादी के पास 11 बजे तक रहते। ये उनका रोज का रूटीन था। तो हमेशा मतलब कि जब बीमार हो उस तरह से भी, और हाल चाल पूछने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। वो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो अपने फराइज अंजाम देते हैं, तो मैं तो उससे मतलब 5% भी क्लोज नहीं, जो उनका तौर तरीका था। वकील साहब के जो ताल्लुकात रहे हैं वालिदैन से, बड़ी अच्छी बात है। मगर एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि वकील साहब का जो वकालत का जो ख्याल आया उनके दिल में, एलएलबी ही करना है, वो कैसे आ गया और क्यों आ गया? मैंने अपने वालिद साहब के साथ जब ये बात डिस्कस करी थी, तो मैंने भी उनसे पूछा था, आपने एलएलबी क्यों किया? इतने कोर्सेज थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, उन दिनों सैचुरेशन नहीं थी, आप कोई भी करियर पॉइंट चूज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे लगा जितना हम इस पेशे में लोगों की मदद कर सकते हैं, उतना किसी और पेशे में नहीं कर सकते। तो उस वजह से उन्होंने सीधा एलएलबी को टेकअप किया एज प्रोफेशन। वो चाहते ही थे कि मैं लोगों की सर्विस करूं, उनके काम आऊं, उनके मसले मसाइल को किसी नतीजे तक पहुंचाऊं। तो उसी वजह से उन्होंने एलएलबी एज करियर चूज किया। अच्छा आजम साहब, जब उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया जी, तो इस दौरान कभी उन्होंने ऐसी कोई आपसे जिक्र किया या आप कुछ जानते हैं कि उनके यहाँ कोई ऐसा केस आया है कि उनको पछतावा लगा? देखिए, मेरे वालिद साहब 2013 में रिटायर हुए, तो मैंने 2010 में वकालत स्टार्ट करी थी। 2013 में जब रिटायर हुए तो उनने हमें ज्वाइन किया। तो हमारा चेंबर होता है, उसमें एक कुर्सी लगी होती है, जिसमें क्योंकि मेरे साथ कुछ जूनियर्स थे, तो वही वालिद साहब एज ऑलवेज डिसिप्लिन थे, वो मेरे से पहले हमेशा पहुंचे कोर्ट में। लेकिन वो मेरी कुर्सी थी, उस पर नहीं बैठे। मेरे वालिद साहब हैं, मेरे से बड़े हैं, रिटायर होके आए, लेकिन मेरी जहां कुर्सी होती थी, जो मेरे जूनियर्स अलग बैठते हैं, मेरी कुर्सी पे नहीं बैठे। बोल रहे हैं मुझे कि मैं आपका जूनियर हूं, मैं आपकी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। देन वी हैड अ लॉफ अबाउट इट। तो उनका मिजाज वैसा था। लेकिन बाय एंड लार्ज ही वाज ऑलवेज सिलेक्टिव अबाउट हिज केसेस। मुझे नहीं लगता कि उनने कोई ऐसा केस लिया हो जिसमें उनको लगे कि मुझे अदर साइड को ज्यादती करनी है, या फिर उनको कल को पछताना पड़े किसी चीज को लेकर। लेकिन मुझे एक चीज उनका बड़ा अच्छा लगता था, वो लोगों की हेल्प करते थे, बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। लेकिन एक चीज पे मेरा उनके साथ जो इख्तिलाफ होता था, पहले मैं उनको बोलता था, वालिद साहब आप लोगों की हेल्प करने जाते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ टर्न उनको हेल्प करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से कहीं मुझे जाना है सोपोर, यहाँ से सोपोर की तरफ जाना है। तो अगर मेरे वालिद साहब आईटीआई के पास देख जाएंगे और कोई गाड़ी में उनकी जान पहचान के बंदे चढ़े और वो बोले कि मुझे वारपुरा जाना है, वो गाड़ी टर्न करके उनको पहले वारपुरा छोड़ते, उसके बाद वहां पे जाते। मेरा ये कहना था, पापा आप इतना आउट ऑफ टर्न क्यों जाते? वो मुझे बोलते थे, आप नहीं समझोगे, इसका यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इसका अजर आपको आगे वाली दुनिया में मिलेगा। तो बाय एंड लार्ज जो उनका लिटिगेशन का स्टाइल चूज करने का था, मुझे नहीं लगता कि उनने कोई भी ऐसा कभी केस लिया होगा जिसको लेने के बाद उनको पछताना पड़े कभी भी। ही वॉज वेरी सिलेक्टिव। वो चाहते थे कि उनके हाथों से हमेशा इंसाफ ही हो। दैट वाज हिज नेचर ऑफ वर्किंग। वकील साहब, क्या उनके लाइफ में कोई ऐसा केस उनको मिला है कि उन्हें खुशी मिली है कि नहीं, जस्टिफाई हुआ है, जस्टिफिकेशन हुई है, वो भी मरहूम मुश्ताक साहब की वजह से, बासित जो वकालत कर रहे थे उनकी वजह से उनको केस जस्टिफाई हुआ है और एपेलेंट को इंसाफ मिला है?
मैंने उनका जो मेरे वालिद साहब पापा का स्टाइल ऑफ वर्किंग था, वो सिर्फ कोर्ट में ही नहीं मसला ये करने की कोशिश करते थे। अगर कोर्ट से बाहर टेबल पे भी हो जाए, वो अब हमेशा इस चीज के लिए तैयार होते थे। लेकिन मेरा अभी तक भी ये जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है कि आप अदर पार्टी को भी बुलाएं, फिर उनके साथ कोई नेगोशिएट करके एक अच्छा ऐसा विन विन सिचुएशन हर बंदे के लिए निकले, और आप कोर्ट में टाइम अपना जाया करें या पैसा जाया करें, उससे बेहतर है कि अगर आप टेबल पे बैठ के, उनका वैसा अप्रोच था। तो लोग, और उनका पर्सनालिटी में ऐसा करिश्मा और ऑरा था कि उनकी बात से कन्विंस हो जाते थे। तो आई हैव सीन हिम डूइंग सबस्टेंशियल जस्टिस आउटसाइड कोर्ट एज वेल। कोर्ट में दो फरीक का अगर केस हो, वो दोनों को टेबल पे बुला के उन्होंने काफी सारे केसेस रिजॉल्व किए, जो मेरे वहम गुमान में ही नहीं होगा कि कभी भी ये रिजॉल्व हो सकते थे। वो पार्टीज को बुलाते थे, इनके शराइत उनके शराइत जो उनको जेन्युइन लगता था, और दोनों पार्टीज मुतमईन रहते थे कि जो मुश्ताक साहब ने फैसला किया है ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तो आई हैव सीन हिम डूइंग इट। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो हस्बैंड वाइफ की वगैरह, या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, उन चीजों में, और पर्टिकुलरली क्रिमिनल साइड में जो वकालत है उनकी, वो उनकी एज थी, बहुत अच्छी वकालत करते थे, क्योंकि वो उन्हें क्रिमिनल साइड में ही ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। एज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर हुए थे। तो बाय एंड लार्ज मैंने देखा कि देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जिनको सदियां लग जाती है चलते हुए, उन्होंने वो चुटकियों में रिजॉल्व कर लिया, टेबल पे आके कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वकील साहब, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जब वो प्रोसिक्यूट कर रहे थे अदालत में, तो उनको डिफेंड गवर्नमेंट को करना ही था। तो इस डिफेंस में चोर चकारी के केसेस भी आते थे, मर्डर केसेस भी आ रहे थे, या आप कह रहे हैं कि सोशल जो केसेस है वो भी आ रहे थे। तो कभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, या कोई मैं गलत किसी को डिफेंस कर रहा है? देखिए, जब वो प्रोसिक्यूशन में थे, वो प्रोसिक्यूशन में गवर्नमेंट के केसेस डिफेंड कर रहे थे। मतलब कि अगर कोई मर्डरर होगा, कोई थीफ होगा, कोई किसी और केस में, वो गवर्नमेंट को डिफेंड, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर उन बंदों के खिलाफ केस किए, वो डिफेंड करते थे। लेकिन अगर वो देखते थे कि उनका ये भी अप्रोच था कि अगर कोई माइनर ऑफेंस में फंसा हुआ है और उसके ये काफी देर तक बंद रहा है, उनका हमेशा इंसाफ की तरफ बेंट ऑफ माइंड था। वो कोशिश करते थे कि ये जो पार्टी है, इनकी फैमिली है, ये सफर नहीं करनी चाहिए। तो वो एज प्रोसिक्यूटर भी उनकी हेल्प करते थे, ऑल्दो वो उनके खिलाफ होते थे, लेकिन वो उनको थोड़ा विटनेसेस में हेल्प कर देते थे, लाने में, बाकी चीजें, जिस वजह से उनको हेल्प हो जाए विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड देयर प्रोफेशन। और वकालत के जिस टाइम वो डिफेंड करते थे केसेस, वो तब तक डिफेंड नहीं करते थे जब तक इनको ऐसा नहीं लगता था कि बंदा बेगुनाह फंसा हुआ है, या जो पुलिस ने केस बनाया है ये हूबहू वैसा केस नहीं है, पुलिस ने एक एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ केस दिया हुआ है। तो वैसे केसेस में उनको दो राय नहीं थी कभी कि मतलब कि मैं किसी गलत बंदे को डिफेंड कर रहा हूँ या कोई वो चीजें थी। तो ही वाज सब ऐसा जो लगता है, जो आज की जो प्रोसिक्यूशन है, जो आज का जो प्रोसिक्यूटर है, या आज के जो लॉयर है जी, जो केसेस आ रहे हैं उनके पास, या चाहे क्रिमिनल हो या सोशल केसेस हो जी, वो ऐसा कर रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन तो देते हैं कि हम केस लड़ेंगे और इसको जीतेंगे, मगर अल्टीमेटली वो जो अपेलेंट होता है उसको धोखे में रखते हैं कि नहीं जी, मैं क्या करूं, मैं हार गया, या मैं जीत नहीं पाया, या फला चीजें इसमें की कमी रह गई है तो हम जीत नहीं पाए हैं। तो जो आजकल का जो ये है ट्रायल, क्या लगता है आपको, जो पहले वाले ट्रायल और आज वाले ट्रायलों में फर्क है क्या? देखिए, पहले और आजकल के केसेस में थोड़ा सा फर्क ये है। पहले मैं आपको प्रोसिक्यूटर व्यू में, मैं डिफेंस लॉयर की तरफ से आपको बताऊंगा, जो लॉयर्स हैं। प्रोसिक्यूटर का तो खैर यही कोशिश करना है कि बंदे को सजा लगे, वो गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा डील करते हैं। लेकिन जो लोगों का डिफेंस लीड करते हैं, मुझे लगता है कि डिफेंस इज अ स्किल, कि आप खुद कितने काबिल हैं और आप कैसा डिफेंस लेकर चलते हैं। और मैं आई बिलीव दैट 95% ऑफ द केसेस में लॉयर को पता होता है कि नतीजा क्या आएगा। केस का नतीजा पहले ही दिन जब आप ब्रीफ लेते हैं, 95% ऑफ द केसेस, यानी कि 10 में से 9.5 केसेस में हमारी प्रेडिक्शन केसेस को लेकर सही निकलती है। जनाब, मेरा दावा ये है, हमें पहले पता होता है इसमें निकलेगा क्या, नतीजा निकलेगा। मेरा एज अ लॉयर खुद ये हैबिट है कि आई टेल द क्लाइंट एब्रप्टली, इवन इफ इट इज रूड, और उनको कड़वी बात लगे, मैं उनको फेट ऑफ द केस पहले ही बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन एज लॉयर्स अगर कोई एग्जैजरेटेड वर्जन बताता है उनको, नहीं जी मैं जमीन आसमान पे ले आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो लॉयर्स की गलत कमिटमेंट है, लॉयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जो आजकल के लिटिगेंट्स भी आ रहे हैं, इवन आई एम कंफर्टेबल, मेरा एक जो मेरी एज अ लॉयर
पर्सनली कमजोरी है, मैं लोगों के साथ बहुत कम बात करता हूँ। कम इन द सेंस कि वो अपना मुद्दा बताएंगे, मैं उनको सोल्यूशन दे दूंगा। ये बात है कि अगर उनको ठीक है तो फाइन, अगर नहीं है तो नहीं, क्योंकि बंदा अपने काम के साथ, ब्रीफ के साथ बिजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कल 4 केसेस लिस्टेड है, उनके आर्ग्यूमेंट है या गवाह है। अब मैं दिन में कहा 5 बंदों के साथ मिलता रहूंगा और उनकी हर एक बात सुनता रहूंगा, लेकिन मैं डॉट टू डॉट उनको बात बताता हूँ, देखिए आपने ये मुझे मुद्दा बताया, इसका ये नतीजा निकलेगा, इतने टाइम मैं ये कर दूंगा, अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, अगर ऐसे ऐसे होगा तो ये केस, इसका नतीजा ये निकलेगा केस का। लेकिन लॉयर्स हैं वहां पे, एवरी, जैसे हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप होते हैं, वो अपने मुफाद के लिए या कोई भी चीज गलत कमिटमेंट कर देते हैं क्लाइंट से। वैसा नहीं होना चाहिए, वो ब्लैक शीप हर जगह है, तो इस प्रोफेशन में भी है जो गलत कमिटमेंट करते हैं। तो मेरी यही सजेशन होगी, जो क्लाइंट्स हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, उनको अपने, वो लिटरेट हैं और क्लाइंट्स लॉयर्स के पास आना चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या रिजल्ट है, क्या स्टिपुलेशन है और किस वजह से ऐसा हो गया केस में। They can ask, they are मतलब answerable, lawyers are answerable once they take the fees from the client. We become answerable to you that this has happened और इस वजह से ऐसा होना, that I see. अच्छा वकील साहब, मरहूम वकील मुश्ताक अहमद पंडित साहब जो आखिरी अयाम रहे हैं, वो तकलीफ में उन्होंने गुजारे हैं जी, कुछ तकलीफ ही ऐसी थी। बिल्कुल। तो क्या जो तकलीफ का दौर रहा है, या 1 साल रहा है या 2 साल रहा है या 3 साल रहा है, कभी उन्होंने ऐसी कोई शिकायत की है कि डॉक्टर्स ने मुझे परेशान किया, कि उनका ट्रीटमेंट सही नहीं लग रहा है, कि उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो परफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ कहा है या कभी कोई शिकायत की है उन्होंने? देखिए 9 जनवरी 2021 उनको डायग्नोज हुआ था CA कोलन स्टेज 4 मेटास्टेसिस। जब हमने ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट किया वगैरह, तो डॉक्टर्स ने हमें बताया आप 6 महीना मान के चलिए मैक्सिमम जो इनका है। और यहाँ पे हमें सर्जरी मना किया था, बोला कि इट्स, जो उनका मास है, ट्यूमर का मास है, वो काफी बड़ा है, इट्स नॉन रिसेक्टेबल, यहाँ पे सर्जरी नहीं हो पाएगी। लेकिन कहीं से कोई अल्लाह का बंदा आया, उनने हमें एक डॉक्टर का नंबर दिया। ही वॉज अ जीनियस सर्जन, डॉक्टर शिलेश पंतांबेकर, पुणे में गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल है, उन्होंने वो सर्जरी करी। और जो मेरे वालिद साहब ने 4 साल और 10 दिन निकाले, वो उन डॉक्टर की बदौलत है। अदरवाइज जो मेटास्टेसिस कोलन का स्टेज होता है 6 से 10 महीना मैक्सिमम, जो उसके बाद भी मैंने पेशेंट्स देखे, उन्होंने उतना ही टाइम निकाला। जो हमें पहले टाइम बताया गया था वो ठीक था, वो जो उन्होंने बताया था बिल्कुल सही था, अगर वो सर्जरी नहीं होती। वो सर्जरी जब उनकी मेजर सर्जरी हुई, उसके बाद वालिद साहब ने मेरी 4 सर्जरीज करी, मेजर 4 सर्जरीज। उसके बाद उन्होंने हाईपैक किया, एन नंबर ऑफ कीमोथेरेपीज, ही टुक रेडियोथेरेपीज एज वेल। तो लेकिन एट एंड ऑफ द डे 4 साल और 10 दिन, एग्जैक्टली 19 जनवरी 2025, वो सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब गुजर गए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज इलनेस मैंने किसी पेशेंट को उतना कोऑपरेटिव नहीं देखा है। बीमार होते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाकी चीज, वो एक बीमार होते हुए भी इतने लाइट थे, मतलब कि उनने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूं, मेरी वजह से आपको तकलीफ होती है कोई चीज। और उनको बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था। अल्टीमेटली वो हाई डोज ऑफ मॉर्फिन पे रहते थे, या रोपिनेकोर, मतलब ट्रंकलाइजर्स वगैरह देते थे हम उनको पेन बर्दाश्त करने के लिए। जब वो, उनकी सेहत इतनी कम हो गई कि वो कीमोथेरेपी ने लेने के लायक नहीं रहे, बहुत कमजोर हो गए थे, बट उनने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनको पेन है बहुत ज्यादा, अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब करते थे पेन। ही वॉज अ जिम ऑफ अ मैन, अ हेल ऑफ अ फाइटर। उनकी जितना बर्दाश्त मैंने किसी बंदे में नहीं देखा है। और मतलब मैं कोशिश करता हूँ, मतलब जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरे वालिद साहब, यानी कि उनका रिश्ते का पहुंचना, मतलब कुंती जय गए रिश्ता समझ गए की या कांति चीज, ही वुड ऑलवेज यूज टू गो देयर, या कांति चीज। मुझे रिश्ते में या यार दोस्ती में क्या हुआ होता है 3 दिन बाद पता चलता है, फिर उसके बाद भी जाने की फुर्सत नहीं होती। ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आई कुड से। ऐसा है कि वकील साहब, जो मरहूम मुश्ताक अहमद पंडित साहब का दौर रहा है तकलीफ का, इस दौर में उन्होंने कभी कोई ऐसी, जो जैसे डिक्लेयर हुआ है CA पेशेंट है, मेटास्टेसिस है, तो जाहिर सी बात है इसमें फाइनली लाइफ खत्म होती है। तो कभी कोई उन्होंने ऐसी इंडिकेशन दी है कि अब मुझे जाना है, या कोई नसीहत
ऐसी की है कि आपको कैसे रहना है, आगे जीवन जिंदगी का जो सफर है कैसे चलाना है? जैसा मुझे वो ही वाज हिमसेल्फ लीडिंग एज एन एग्जाम्पल, जो मतलब जैसे मतलब जो हमने उनका ट्रीटमेंट किया, मेरे वालिद साहब का, हमने बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया पेशेंट का। अब एक चीज है कि आप पेशेंट को पैसिवली अपने पास रखते हैं, लेकिन आप वहां से बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट ही तकलीफ बन जाता है। जो डिजीज उनको उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितना ट्रीटमेंट उनको तकलीफ पहुंचाता है। ये डिजीज मुझे लगता है सीए कुछ ऐसा डिजीज जहां पे ट्रीटमेंट डिजीज से ज्यादा खतरनाक। आपको कीमोथेरेपीज पड़ती हैं, खाने पीने का मन नहीं होता, बाल जड़ जाते हैं, बाकी चीजें, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, डायरिया वगैरह, वो सब ये सब। तो लेकिन उसके बाद भी जैसे ये कूप कर रहे थे, ही वॉज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। मैं उनको देखकर परेशान था कि मतलब ये इतना बर्दाश्त कैसे, किसी बंदे में इतना बर्दाश्त कैसे हो सकता है। तो बाय एंड लार्ज हमेशा वो मुझे ये चीज बोलते थे कि आप मामा के साथ लड़ते हो, कभी कभार मामा के साथ तलक कमाई हो जाती, पूरा इनके साथ कभी ऊंची बात नहीं करना मामा के साथ। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि आज भी मतलब कि जब कभी हो जाए किसी चीज को लेकर, मैं वही करता हूँ। उनने वो एक चीज मुझे बोली कि मामा के साथ कभी तलक का अलावा नहीं करना। बाकी उनने बाकी चीजें एडवाइस उतना नहीं किया, क्योंकि डिजीज के साथ डील कर रहे थे, और बाय एंड लार्ज जैसे वो चाहते थे मैं वैसे ही जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे वही चीज लगती है उनकी कि बस वही मेजर एडवाइस था उनका कि जस्ट टेक केयर ऑफ द फैमिली, दैट वाज हिज मैसेज। और वही उन्हीं स्टेप्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दैट आई एम डूइंग दैट। वकील साहब, अब जरा थोड़ा सा हट के हम एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि वकील साहब, ऐसा है कि आजकल की जो जुडिशरी है, मुझे लगता है, मैं मेरी पर्सनल राय है, तो दूसरों की क्या होगी वो अलग है, लोगों का विश्वास जुडिशरी से उठ गया है। अब देखिए, 12-1 बजे तक जज साहब इजलास में नहीं आते हैं, उनका 1:30 1 बजे से 1:30 का लंच होता है, लंच ब्रेक होती है, फिर कभी 3 बजे का 1 घंटा देते हैं या 1.5 घंटा देते हैं। तो ये ऐसा है कि जो लोगों का मानना है, इंसाफ, जो जुडिशरी को कहते हैं कि इंसाफ की अदालत है, वो नहीं रही है। अब जो वकील साहब आते हैं, केस डील करते हैं, वो डरे डरे से लगते हैं। वो जज साहब को कुछ नहीं बोल पाते हैं कि आप 12 बजे या 1 बजे इजलास में आए हैं, क्यों आए हैं, आप कहाँ थे, आप गैर हाजिर क्यों रहे हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। और दूसरा ये है कि जज साहब ऐसी 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 बातें कर रहे हैं इजलास में, जो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि सर शर्म से झुक जाता है। ऐसी भी बातें कर रहे हैं जज साहब। क्या आपको लगता है कि ये जो जुडिशरी है, जिससे लोगों का मानना है, इस पर जो इनका विश्वास है, खत्म हुआ है? या जो जुडिशरी जैसे कि पहले हमने देखी है, जो जुडिशरी हमने देखी, 9:30 बजे जज साहब इजलास में आ रहे थे, अटेंड कर रहे थे, और 4:30 बजे या 5 बजे इजलास से निकल रहे थे। न कभी खाना था, न कभी लंच था, न कभी चाय थी। तो वकील साहब धड़ाधड़ अपने केस लड़ रहे थे, वगैरह हो गई, और जो भी कहना होता उनको बोल्डली कह रहे थे। अब वकील साहब मुझे लग रहे हैं कि वो खिलौने बन गए हैं, जज साहब के सामने खिलौने बन गए। वो कुछ जज साहब को बोल नहीं पाते हैं, और जज साहब खुद इजलास में नहीं आ पाते हैं। इस सिनेरियो को देखकर आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए, पर्टिकुलरली ये सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आफ्टर 2014 सिनेरियो डेवलप हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में डाइल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गया। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थी, जो बनी हुई थी, तो उसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी उनने, ये बता के कि ऑल इज नॉट वेल। रोस्टर वगैरह में बाकी चीजें और थी, कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो सकता है, वी कांट डिनाई कि लोअर कोर्ट्स में ऐसा नहीं हो सकता है। अब बात रही कि जज साहबान इजलास में नहीं निकल रहे हैं, वकील साहब डर डर के उनको बोल रहे हैं। देखिए वकील, ये जनरली मैं आपको बोलूंगा बाय एंड लार्ज ये जो प्रैक्टिस है आउटस्कर्ट कोर्ट्स में ज्यादा है, जहां पे हाई कोर्ट की नजर डायरेक्टली ज्यादा नहीं है, मतलब कॉर्नर जो पेरिफेरीज में कोर्ट्स हैं। देखिए आज लीज लाइन हर कोर्ट में है, कैमरास थ्रू आउट प्रीमाइसेस लगे हुए हैं। अब मुझे बताइए कोर्ट रूम्स में कैमरास क्यों नहीं है, जहां से नोट डाउन होता कि जज साहब निकले नहीं है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस काफी जगहों पे जज साहबान की नहीं है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से पता चलेगा कितने बजे आए। हालांकि मैंने ये चीज खुद नोटिस करी कि हम कागजों में जज साहबान को हाजिर देखते हैं,
प्रैक्टिकली वो हाजिर होते नहीं है। कभी पता होता है हमें वो क्वार्टर पे हैं, कभी बोल रहे हैं कि चेंबर में है जहां एक्सेस नहीं है लॉयर को। ये चीजें होती हैं, दिस कैन नॉट बी डिनाइड। और आप बोलेंगे लॉयर्स क्यों नहीं मतलब आवाज उठा रहे काफी जगहों पे। देखिए जहां पे सिंगल टीचर स्कूल है वहां पे 20 लॉयर एक कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे एक ही जज है, तो वहां पे वो नेचुरली उस जज से जनरली उसको अनॉय नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी फाइल्स होती है, उनको रिलीफ चाहिए होता है एट एंड ऑफ द डे। तो उस वजह से उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते या कुछ नहीं करते, ये चीजें होती है। लेकिन एक चीज भी है कि काफी सारे जज साहबान जिनको मैंने चेंबर में देखा है, काफी सारे ऐसे भी हैं जो जो फाइल्स उन्होंने रिजर्व की होती है सुबह सुबह वो टाइम डिक्टेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। माइंड फ्रेश होता है, जो रिजर्व की होती है ऑर्डर सुबह सुबह डिक्टेशन सुना देते हैं। काफी जज साहबान ऐसे हैं जो फर्स्ट हाफ में काम करते हैं, सेकंड हाफ में डिक्टेशन देते रहते हैं, फाइल्स फिनिश करते हैं। और जो मैंने आपको ब्लैक शीप की बात कही, ब्लैक शीप आर देयर, इट कैन नॉट बी डिनाइड कि नहीं जी ऐसा नहीं होता कि जज साहबान कागज पे हाजिर होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। चेंबर, वैसे चेंबर कल्चर हमें जितना हो सके जुडिशरी को अवॉइड करना है। उसमें लॉयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट वी हैव टू टेक जजेस आउट ऑफ देयर चेंबर्स। अगर डिक्टेशन वगैरह भी देने हैं, मुझे लगता है ये इजलास में भी हो सकता है। तो बाय एंड लार्ज जब तक कैमराज इंस्टॉल होंगे, जब तक हमारे कोर्ट्स उतने मॉडर्न हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट वुड इम्प्रूव। लेकिन जो ही मतलब हवा बदलेगी, गवर्नमेंट बदल सकती है, बाकी चीजें, उस वजह से जुडिशरी में भी लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन डेवलप होगी और ये जो शिकायतें हैं शायद इन द लॉन्गर रन नहीं रहेंगी, वो भी इंप्रूव हो जाएंगी। और एक चीज है, जैसा हम बोलते हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में ये मुझे टू पुट इट इन 80 ईयर्स बंदे थे 80 साल के, तो बन ये शिमला कोर्टस में बड़े इंसाफ, क्या मतलब, तो बन इंसाफ शिमला मगर शिमला बड़े, तो उनका कुछ लैंड डिस्प्यूट था वगैरह, तो आई एग्जैक्टली गॉट इट कि मतलब उनने वो डाउन द लाइन 15 ईयर्स लड़ा हुआ था, फिर 15 साल बाद जब उनको हैकत भी नहीं थी तो उसके बाद उनको वो इंसाफ मिल गया। तो इट वाज राइट इन सेइंग जुडिशरी पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है जजेस को। जज साहिबान को 4-4 स्टेनोग्राफर्स होने चाहिए, वो भी कम पड़ जाएंगे, तब जाए डिस्पोजल निकलेगा। अब जज जहां पे खुद ही ऑर्डर लिखे, खुद ही डिक्टेशन दे रहा है, ऑर्डर्स भी खुद ही लिख रहे हैं, बाकी प्रोसीडिंग्स भी खुद कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देख रहे हैं, तो उस वजह से ये लैचेस हर जगह पे होनी है। तो सिस्टम को ओवरऑल इंप्रूव होना है, एक जगह पे इंप्रूवमेंट लाने से कुछ नहीं होगा। वकील साहब, एक आखिरी सवाल है। लोगों का एलिगेशन है, इल्जाम है जुडिशरी पर कि जुडिशरी में करप्शन है, जुडिशरी में करप्शन होता है, जुडिशरी करप्शन मांगती है। आप किस नजर से देखते हैं, ये इल्जाम कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक नहीं है? देखिए मैंने जैसे, अब मैं बताऊंगा एज अ लॉयर, मुझे भी हो गए ऑलमोस्ट 15 साल वकालत करते हुए। मैंने तो करप्शन खुद नहीं की, मैंने करप्शन नहीं की, बट पीपल से एन नंबर ऑफ थिंग्स, पीपल से एन नंबर ऑफ थिंग्स। इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि ऐसा नहीं है, ब्लैक शीप आर देयर, ऐसा होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो आजकल सिस्टम है, देखिए जज साहबान को पूरी फैसिलिटीज हैं, उनकी सैलरीज हाई हैं, एवरीथिंग है, लेकिन करप्शन का स्कोप तो बड़ा कम बन जाता है। लेकिन देखिए कि अगर जुडिशरी में कोई करप्शन की वजह से कोई ऑर्डर आता है आपके पास, यू कैन ऑलवेज अपील दैट। अगर एक जगह करप्शन की, दूसरी जगह तो नहीं होगी, अगर दूसरी जगह हुई तो तीसरी जगह तो नहीं होगी। एलिगेशंस आर देयर, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बाय एंड लार्ज चीजें इंप्रूव होंगी, ब्लैक शीप हर जगह होती हैं, इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी। एंड दिस इज, आई बिलीव दिस इज समथिंग पर्सनल टू लॉयर्स, उनका है कि कोई करप्शन करते हैं कि नहीं। मुझे जितना पता है, मैंने खुद नहीं करी है और न किसी जज साहब का ऐसा करते हुए देखा है, बट एलिगेशंस आर देयर। लॉयर्स भी एलिगेशन लगाते हैं, कैंटीन पे बैठ के चाय पे बोलते हैं, लोग भी बताते हैं। लेकिन मैंने एज ए प्रोफेशन, मुझे इस चीज के बारे में लिटरली स्पीकिंग मैंने खुद तो नहीं की है, अलबत्ता कंप्लेंट्स आर देयर, कंप्लेंट्स है। वकील साहब, एक साहिब का केस रहा कोर्ट में, तो जस्टिस उसको उनको मिली, केस उनके हक में हो गया, तो वहां पे हायर कोर्ट में अपील हुई, दूसरे ने जो डिपेंडेंट था उसने हायर कोर्ट में अपील की, तो वहां डिपेंडेंट के जो इसके खिलाफ लड़ने वाला था उसके फेवर में फैसला हुआ है। यहाँ तो अपीलेंट के हक में फैसला हुआ, वहाँ मुखालिफ के हक में फैसला हुआ। तो इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? क्या यहाँ पे जज साहब की गलती थी या वहां पे जज साहब की गलती थी? अगर इन दोनों की गलतियां थी तो बीच में जो क्लाइंट मारा गया, जो इसका टाइम बर्बाद हो गया, जो इसका फ्यूचर खत्म हो गया, वो किस पे डाले हम? देखिए बाय एंड लार्ज ये जो हमारे सिस्टम की ब्यूटी है कि दैट नथिंग इज, मतलब जो आपका, मैंने कुछ ऑर्डर्स ऐसे देखे हैं जो मुंसिफ में एक के हक में आए,
जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए वो दूसरे के हक में आए, जब हाई कोर्ट में गए तीसरे के, मतलब उल्टा हो गया, सुप्रीम कोर्ट गए उसने फिर से उल्टा कर दिया। तो इट हैपन्स, जहां पे ह्यूमन कंडक्ट इन्वॉल्व है, मेरी सोच आपकी सोच से नहीं मिल सकती किसी चीज को लेकर, हमारे रीजनिंग अलग हो सकती है। अगर मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल इस मोबाइल को यहां पे रखना चाहिए, आप बोलेंगे कि यहां से मुझे नजदीक पड़ेगा, मैं आपको बोलूंगा आप इस मोबाइल को दूर रख लीजिए ताकि आप बाजू स्ट्रेच कर पाए, स्ट्रेच करना आपके लिए सही है। तो दोनों रीजन सही है, अगर नजदीक रहेगा आप फोन जल्दी उठा सकते हैं, दूर रहेगा स्ट्रेच होगा आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे कि दो इंसान बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते, इसी वजह से जजमेंट्स अलग अलग आ सकती हैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम फॉर इट, अगर कोई जज साहब बेसिक लॉ के खिलाफ जजमेंट दे, जहां पे बेसिक लॉ सेटल्ड लॉ है, तो वो जजमेंट उसके एपीआर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड लॉ का मतलब है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये पता है। अगर कोई जज ऐसा बोलता है नो इट राइजेस इन द वेस्ट, सच ए जजमेंट शुड रिफ्लेक्ट इन हिज एपीआर एंड ही शुड नॉट बी गिवन प्रमोशन, ये मेरा मानना है। बेसिक लॉ पे तो अगर जनरली बेसिक लॉ पे देयर आर 99% चांसेस कि बेसिक लॉ के खिलाफ जजमेंट नहीं है, लेकिन जहां पे इंटरप्रिटेशन का मसला आता है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मसला आता है, डॉक्यूमेंट्स को देखने का मसला आता है, वहां टू ओपिनियंस कैन डिफर। तो लेकिन अब सबसे ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फाइनल, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलेबल बिकॉज इट्स नॉट इनफेलेबल, इट इज इनफेलेबल बिकॉज इट्स फाइनल। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कहीं और अपील होती, हो सकता है वो भी उल्टा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से इनफैलिबल है क्योंकि वो फाइनल है, उसके बाद कोई अपील नहीं है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वी कैन ऑल्सो कमिट ह्यूमन एरर्स। तो जहां पे ह्यूमन कंडक्ट इन्वॉल्व है तो ये चीजें होना, मतलब इट्स वेरी मच ऑब्वियस ये चीजें होना। वकील साहब, एक चीज मुझे लगी कि जैसे कि एक जज साहब ने फैसला दिया इसके हक में, दूसरे ने फैसला दिया उसके हक में, तीसरे ने फैसला दिया फिर उल्टा, चौथे ने फिर उल्टा कर दिया। तो ये जो पीरियड रहा है, सैनरो रहा है, अब जब आप कहते हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं कि डिसीजन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल है, उससे आगे प्रेसिडेंट है बस, तो क्या कहा जाए कि ये डिस्प्यूट सा कैरेक्टर लगता है, ये डिस्प्यूट से फैसले लगते हैं, तो विश्वास ही नहीं आता है कि फैसले सही हुए है या गलत हुए है। जब 4 जजों ने 4 फैसले दिए हैं तो विश्वास किस पर करें? देखिए, ये यही है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा एक सबसे एक्सपीरियंस जज बैठते हैं जिनका विजडम सबसे ज्यादा होता है, तो नेचुरली जो वो बोलेंगे दैट इज फाइनल विद रेस्पेक्ट टू, मे बी हम सेटिस्फाई ना हो, लेकिन वो जो बोलेंगे वी हैव टू बी अबाइड बाय दी, मतलब उनके विजडम से, क्योंकि मुनसिफ में सबसे कम एक्सपीरियंस जज होते हैं, जीएम आगे आगे जाते हैं, आगे सबसे ज्यादा एल्डेस्ट जज होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो फाइनली वट एवर ही सेज इज टू बी टेकन एज द फाइनल वर्ड। रही बात जो आपने मुझे बताई कि ये जो टाइम जाया होता है, पैसा जाया होता है इतना सारा, उसमें क्या, उसमें प्रोविजन ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब उजरत से बना शायद, हाँ, तो उसी तरह से आपको लिटिगेशन कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट, और वो कोर्ट से मांगने चाहिए, जनाब मुझे इतना टाइम हो गया लड़ते हुए, मुझे इतना पैसा लग गया इस दावा को डिफेंड करते हुए या करते हुए, ये कॉस्ट इस बंदे पे डाल दीजिए जिसने गलत दावा किया या जिसने गलत तरीके से केस डिफेंड किया है इस तरीके से। तो कोर्ट बिल्कुल वो कॉस्ट आपको अवॉर्ड कर सकता है, मे बी उतने ज्यादा ना हो जितने पैसे लगे हो, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा कंपनसेट हो सकता है। तो वो चीज है। यकीन कर रहे हैं कि जो डिसीजन आ रहा है उस पर या अपीलेंट हो या डिपेंडेंट हो, यकीन कर सकते हैं कि जैसे 4 जजों ने 4 फैसले दिए, इस पर ये काबिल यकीन है? मैंने आपको यही चीज बताई कि मतलब एक चीज को लेकर आप अलग जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, मैं अलग, हमारा किसी चीज को देखकर नजरिया अलग अलग हो सकता है। बेसिक लॉ पे अगर अगेंस्ट हो जाएं जजेस तो उस पे बड़ा ये हो सकता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जहां पे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बात आ जाए, एप्रिसिएशन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाए होते हैं या ऑरली जो आपने बयान दिया होता है उसको कैसे अप्रिशिएट करना है, उस चीज में इंटरप्रिटेशंस अलग अलग आ सकती हैं। लेकिन जो सबसे वाइज जज होगा वो उसको राइटली इंटरप्रेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। दैट्स व्हाई वी हैव द प्रोविजन ऑफ अपील। ऐसा हो सकता है, मैंने ये चीज बोली आपको कि मतलब हमें मैजिस्ट्रेसी का कोई सा ऑर्डर आ जाता है, छोटा सा कोई ऑर्डर आता है, हम नेक्स्ट अपील कर देते हैं सेशंस में उसको, या मुंसिफ का या सब जज का ऑर्डर आता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास रिवर्स कर देते हैं, फिर अदर साइड हाई कोर्ट तक जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मैंने जनरली पार्टीज को जाते हुए नहीं जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज जनरली देयर इज अ सेइंग, सुप्रीम कोर्ट इज फॉर द रिच,
कश्मीर का बंदा जनरली एफर्ड नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट जाना, लेकिन अभी एक सी चेंज मैंने देखा कि बहुत सारे क्लाइंट्स जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि डिस्टेंस है, टाइम है, पैसा है, लॉयर्स फीस उतनी मोटी चार्ज करते हैं। नो, दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो एज इट इज सेड, इंसान का नेचर सेम नहीं है, तो ऑर्डर्स अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बिलीव कि अगर आपको किसी बंदे को, ये बड़ा इजी हो जाता है बोलना है, और महज में कोनो ऑर्डर फर्स्ट किया जजन के पूछ पच्चे ना सु सेट असाइड करने बुशस बन मना जजन के पूछ तो गो अपोज पच्चे करा अदर सुच करा तेमस अपहेल्ड ततन वनवा इस वके होम जजन पूछ। लिटरली ये चीजें हो सकती हैं, मतलब कि अपसाइड डाउन ये चीजें होती हैं। जहां पे भी ह्यूमन कंडक्ट इन्वॉल्व है, प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ऐसा आएगा वैसा आएगा, पर्टिकुलरली जहां पे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगी वहां पे। नाजरीन, ये रहे मोहम्मद आजम पंडित साहब, जो फर्जंद है मरहूम मुश्ताक अहमद पंडित के, दोनों वकील रहे हैं। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि जुडिशरी में, जज साहब के रूम में, इजलास में एक कैमरा लगना चाहिए, ताकि हमें पता चले हमें पता चले जज साहब टाइम पे आए हैं या नहीं आए हैं, या जज साहब ने कौन से रिमार्क्स दिए हैं या कौन से रिमार्क्स पास किए हैं या कौन से फैसले दिए हैं। हम बाद में भी देख सकते हैं, 1 साल के बाद भी देख सकते हैं कि जज साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वकील साहब क्या कुछ अदालत में हो रहा है। तो मेरा भी यही मानना है कि सीसी कैमरा कोर्ट में लगने चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि लिटिगेशन में ऐसा सब कुछ होता है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग वैसा कहते हैं, ये काबिल अफसोस है। हमें भी इसके साथ बड़ी शर्मिंदगी है। तो यहाँ से इजाज़त लेते हैं कि वकील साहब ने जो बातें की है ना, बहुत अच्छी बातें की हैं, दबंग बातें की हैं, और बोल्डली उन्होंने कहा है, जो इन्हें कहना है वो उन्होंने कह दिया है। तो इजाज़त लेते हैं वकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम।